रखे हुए। डन देन हमारा आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, खत भेजने वाली एक्टिविटी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप कई जगह करते हैं, कोई सी 10 जगह क्या हो सकती हैं जहां हम खत भेजें? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉयज, लॉयर्स, शेयर होल्डर्स, कभी कभी थर्ड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी, सप्लायर्स, कोई ओवरसीज ऑफिस, कोई और ब्रांच ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर, रजिस्ट्रार, मार्केट में किसी से रेट लेना हो, एससीसीपी से कुछ पूछना हो, सीडीसी से कुछ कंफर्म करना हो। मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ थिंग जिसकी आपको जगह जगह जरूरत पड़ सकती है कि आप क्या करें, किस तरह से करें। तो ये स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में? डेटर्स के। डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो किस तरह से हो रही होती है? तो हम कहते हैं सबसे पहले तो आप कंफर्मेशन एक्सरसाइज प्लान करें। आप ये देखें कि ये प्लान करें कंफर्मेशन को, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त प्लान करना है ये एक्सरसाइज। आइडियली ये ईयर एंड के फौरन बाद हो और ईयर एंड पे जो बैलेंसेस तो वो आप वेरीफाई करें। अगर टाइम कम है और आप इंटरम ऑडिट पर कुछ काम करने आए हैं तो आप उस वक्त भी थोड़े से कंफर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे बैंक में टाइम बड़ा कम होता है, दिसंबर में ईयर एंड होता है और जनवरी फरवरी के आसपास तो उनको अकाउंट्स मार्केट में देने होते हैं। तो फिर क्या होता है, वहाँ ऑडिटर अक्टूबर की कंफर्मेशंस कराता है और उसके बाद जब कंफर्मेशंस आती हैं तो अक्टूबर से दिसंबर तक उन बैलेंसेस को खुद से पर्सनली देख लेता है कि उसमें कितना प्लस माइनस हुआ। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमने कंफर्मेशन एक्सरसाइज कब करनी है। ये अच्छा है फाइनल डेट पे, लेकिन ये कभी कभी इंटरम डेट पे हो सकता है और बाद में उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर आप डिसाइड करेंगे कि कितने कस्टमर्स हमने वेरीफाई करने हैं। फिर कंफर्मेशन मेथड आप बनाएंगे कि पॉजिटिव मेथड हो या नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मेथड होता है? पॉजिटिव ये है कि आप एग्री करो या ना करो, हमें जवाब दो, और नेगेटिव है जवाब तभी दो जब आप डिसएग्री करते हो। तो जो पॉजिटिव कंफर्मेशन है हम कहते हैं कि इसमें कस्टमर को आप कह देते हैं कि रिप्लाई करो वेदर और नॉट वो एग्री करता है, और नेगेटिव में हम कहते हैं कि आपने सिर्फ तब रिप्लाई करना है जब आप डिसएग्री करते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन दो तरह से हो सकती है। आप कस्टमर को लिख के बता दो कि तुमने इतने पैसे देने हैं, हाँ या ना में हमें बता दो, या कस्टमर को एक फिल इन द ब्लैंक्स लिख के वो कर दें कि जी ये खाली जगह है, इसमें लिख दो तुमने हमारे कितने पैसे देने हैं। रिलायबिलिटी के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है कि आप खाली जगह छोड़ दो ताकि वो अपने अकाउंट्स लेजर देखिए और एग्जैक्ट अमाउंट लिखे, लेकिन रिस्पॉन्स उसका स्लो होता है। जब उसको मेहनत करनी पड़ती है उस कागज़ को साइड पर रख देता है कि इसको बाद में कभी देखेंगे, और बाद में वो भूल जाता है और उस कागज़ के ऊपर कुछ और कागज़ हो जाते हैं। रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर ये है जब आप पहले से लिख के भेजते हैं। पहले से लिखा हुआ होगा, वो कंफर्म करेंगे आपस में एक दूसरे से, हाँ भाई वो फलाना के हमने इतने पैसे देने हैं, तो कहेंगे हाँ इसके आसपास ही थे, टिक करके भेज दो। जब अमाउंट पहले से लिखी हुई होगी तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, और अगर अमाउंट नहीं लिखी हुई होगी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। तो इस टेबल में इन्होंने ये दो मसले बताए हैं कि उसका ये फ़ायदा और ये नुकसान है। फिर आप करते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। अगर कभी कुछ लाइंस आई के अपने पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछी हैं तो वो ये आखिरी 4 लाइंस है। नेगेटिव कंफर्मेशन की शर्तें आईकैप को अखीर पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि आपके पास पेपर्स में 70% ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें उन्होंने ये सवाल पूछा होगा, या सिचुएशन बना के पूछा होगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा होगा। आज हम जितने भी एरियाज पढ़े हैं ना उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर के पास पेपर ऐसी कोई बड़ी साइंस नहीं है। वो कहते हैं इसके एरिया के बता दो, इस एरिया के बता दो, इस एरिया के। 520 के 1-2 टेक्निकल सवाल हैं, बाकी सीधे हैं। मेनली 505 के सवाल हैं जिसमें कुछ लॉजिकल डिस्कशन होती है। तो आज के पास पेपर सेशन में जो है वो अगर आपको 700 सीरीज से टाइम बच जाए, वैसे तो मतलब प्रेफरेंस ये है कि आज एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जाए, और अगर 700 सीरीज आपकी थोड़ी सी रुक गई है तो वो आगे पे डाल दी जाए, लेकिन बहरहाल जो भी आपका क्लास में माहौल बने। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में नेगेटिव कंफर्मेशन कब भेजनी है? जब छोटे छोटे से बैलेंसेज हो, बहुत सारे बैलेंसेज हो, रिस्क भी ना होने के बराबर हो, आपको एक्सेप्शन का खतरा भी ना हो। एक्सेप्शन कहते हैं कि वो रिप्लाई करेंगे नहीं जी हम डिसएग्री करते हैं, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर सर्कमस्टांस के लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, वो रिप्लाई नहीं करती, तो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने का मतलब है आपने मजाक किया, आपको पता है उन्होंने रिप्लाई नहीं भेजना, तो नेगेटिव भेज के आप एम ही खुश हो रहे होंगे कि देखो रिप्लाई नहीं आया, सब ओके है।
तो ये 5 शर्तें जो 4 करके लिखी हुई हैं, रिस्क कम है, कंट्रोल टेस्ट हुए हुए हैं, पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ बैलेंस हैं और स्मॉल बैलेंसेज हैं, एक्सेप्शन रेट काफ़ी कम है, यानी कि ये चीज़ के लोग डिसएग्री करेंगे, और ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर सिचुएशन जहां उसे लगे कि यहाँ पे लोग जो है वो कहेंगे कि नहीं ये इस तरह से नहीं है, लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये अगर 5 शर्तें, पांचों शर्तें पूरी हो रही हैं, देन यू आर अलाउड कि आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेजें। अदरवाइज नेगेटिव कंफर्मेशन के मसले ही मसले हैं, आपको रिप्लाई नहीं मिलता, आप समझते हैं सब ओके है, क्योंकि आपने कहा था एतराज़ हो तो जवाब देना, उसने इसलिए जवाब नहीं दिया कि उसका दिल नहीं था जवाब देने का। लो एक्सपेक्टेशन का मतलब कि हम एक्सेप्ट करेंगे वो कम जवाब देंगे तो फिर नहीं, एक्सेप्शन एक ऐसे जवाब को कहते हैं जिसमें कस्टमर कहे मैं एग्री नहीं करता। मैं एक ऐसी जगह जहां मुझे डाउट है कि यहाँ अक्सर डेटर्स कहेंगे वो एग्री नहीं करते, वहां नेगेटिव मत भेजो। जिधर मुझे लग रहा है कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं और बड़ा कम ही चांस है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं एग्री नहीं करता, तो वहाँ नेगेटिव कंफर्मेशन भेज दें। यानी कि जहाँ लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़े कम लोग कहेंगे मैं एग्री नहीं करता। आसान अल्फाज में जहाँ आप मिस स्टेटमेंट कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ सिस्टम बड़ा मजबूत है, कंट्रोल्स टेस्ट हुए हुए हैं, रिस्क ना होने के बराबर है, यानी अगर बहुत ही कंफर्टेबल माहौल है तो गो फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन। सर अगर स्टैट्यू में वैल्यूज गिवन हो तो फिर एक्सेप्शन रेट क्या वैल्यू होनी चाहिए, 15 से बिलो की? जी, अब अगर सिनेरियो दिया हुआ है और उसमें वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा हमारे इतने एक्सेप्शंस आई हैं, आपने देखा कि मतलब लास्ट टाइम हमने यहाँ पे खत भेजे थे और लास्ट टाइम 15% यहाँ पे एक्सेप्शंस आई थी, अब फंस गए कि 15% को लो एक्सेप्शन कहें या हाई एक्सेप्शन कहें। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी लो, तो वेरी लो तो बहुत ही छोटी चीज़ है, तो अगर 15% भी है तो वो वेरी लो की डेफिनेशन पर नहीं उतरता। लेकिन ये एक जजमेंटल चीज़ है, परसेंटेज तो नहीं बताई। तो अगर आप पेपर कर रहे हो तो आप कहेंगे कि जी ये 3 शर्तें पूरी हो गई, अगर हम 15% को वेरी लो एक्सेप्शन रेट कंसिडर करें तो ठीक है, फिर हमारा नेगेटिव कंफर्मेशन का फैसला सही था। ऐसे सवाल में ना जिसका एब्सोल्यूट जवाब ना हो, आप उनको कानून बता दिया करें कि आपको कानून पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि इस वक्त ये वेरी लो है या नहीं, तो आप कहेंगे इफ दिस इज कंसिडर टू बी वेरी लो, तो मेरा ये जवाब होगा। ये बात समझ आ रही है? तो किसी खत का जवाब ना आने का मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन में ये होता है कि सब ओके है, हालांकि हो सकता है उस तक खत पहुंचे ही ना हो। तो ये इसमें मसलो मसाइल हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, अच्छे डेटर्स का सैंपल सेलेक्ट करना है। अब आप ऑडिटर हैं, आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे, आप सारे डेटा सॉर्ट करेंगे, ऊपर के बड़े सैंपल सेलेक्ट करेंगे। 500 डेटर्स हैं, आप ऊपर के चंद सॉर्ट करेंगे तो पता लगा 20 डेटर्स में 90% कवर हो गया। तो हो सकता है आप कहें मैं 90% डाटा कवर कर रहा हूं, तो बड़े बड़े डाटा उठा के कंफर्म कर लिए। अगर क्लाइंट को पता लग गया कि आप ऐसे ही करते हैं तो वो सारे मसले छोटे डाटर्स में डालेंगे। तो आपने मिक्सिंग करनी है, बड़े डाटर्स भी उठाने, कुछ ज़ीरो वाले भी उठा लेने, जो नेगेटिव हुए हुए हैं उनमें से भी कुछ उठा लेने हैं, जिनमें मशकूक पेमेंट्स हैं, राउंड सेम सब नज़र आ रहे हैं, आपको पूरी पेमेंट्स नज़र आ रही हैं। डाटा रसीद टू रसीद चलता है, 2 रसीदें हो गई, दोनों के पेमेंट इकट्ठे कर देगा। ऐसा नहीं होता कि 5 लाख दे दे, इतना अभी काट लो, इतना एडवांस रख लो। तो जहां मशकूक बात आपको नज़र आ रही है, जहां ज़ीरो बैलेंस है, जहां नेगेटिव बैलेंस है, उनको भी सिलेक्ट करें, ओवरड्यू बैलेंसेस को भी सिलेक्ट करें, इंडिविजुअली जो आपको कुछ मटेरियल बैलेंसेस लग रहे हैं आप उनको भी सिलेक्ट करें। सैंपल सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो देखना है कि जो सैंपल मैंने उठाए हैं रिसीवेबल लेजर में उनका बैलेंस कितना आ रहा है, कंपनी के रिकॉर्ड में कितना आ रहा है। फिर ख़त में लिख देना है कि ये इतना बैलेंस है जो आपने हमें कंफर्म करना है, या हम खाली वो भी भेज सकते हैं। तो सैंपल बना के फिर ख़त लिखते हुए आपकी लफाजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, डेटर को पता लग जाए कि आप उससे मांग क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो ख़त पढ़े और ख़त पढ़ के बड़ा अच्छा लिखा है। तो ख़त में बाकायदा लिखा हो कि आपने क्या पूछा है। ICAP की इसमें एक ऑडिटिंग टेक्निकल रिलीज़ है, उसमें उन्होंने एक फॉर्मेट बताया ख़त का। उस फॉर्मेट में बाकायदा एक जुमला ICAP ने लिखा है। वो जुमला ये है कि इस ख़त के जवाब में हमें पैसे मत भेजिएगा। स्पेशल जुमला है, इस ख़त के जवाब में हमें पैसे ना भेजिएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर डेटर्स को जब ख़त मिलता है तो वो समझते हैं कि ओहो हमने कंपनी के पैसे देने थे, मांग रही है पैसे। उसमें लिखा होता है ना बताओ तुमने कितने पैसे देने हैं, तो उनको तो हो यार ये तो पैसे मांगना शुरू हो गए। वो पैसे साथ हमारा रवाना कर देते थे ऑडिटर के एड्रेस पे। तो बाकायदा ICAP ने ख़ास तौर पे ये जुमला डलवाया कि इसमें ये जुमला लिखा होना चाहिए कि इस ख़त में हम पैसे नहीं मांग रहे, इस ख़त में हम सिर्फ बैलेंस पूछ रहे हैं। तो इसके अल्फाज बड़े क्लियर कट होने चाहिए जो यूज़र्स को समझ आ जाए कि आप उनसे क्या चीज़ रिक्वायर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये किसकी तरफ से जाएगा। असूलन तो ये मेरी तरफ से जाना चाहिए, लेकिन मैं किसी भी XYZ बंदे को अचानक से ख़त लिखूँ और उसको कहूँ तुमने फलाना कंपनी के कितने पैसे देने हैं,
वो कहेगा तुम कौन, मेरे तो खत को जवाब नहीं देगा। तो मजबूरी ये है कि मुझे ऑथराइज वे में भेजना है। तो मैं कंपनी वालों से कहूँगा अपना लेटर हेड पकड़ो, ये मेरे अल्फाज हैं, ये लिखो, ये मैंने डेटर सेलेक्ट किए हैं, ये वो करो और इनको खत भेजो। अब जब ऐसे करेंगे तो इंडिपेंडेंस आउट हो गई। तो फिर उसका तरीका ये है कि आप उन खत में ये लिखवाते हैं कि इसका जवाब डायरेक्टली ऑडिटर के पते पे जाना चाहिए। तो जो जवाब इनके पास पलट के आएगा हम उसको रिलायबल रिस्पॉन्स नहीं मानेंगे, हम उसी को मानेंगे जो हमारे पास किया। अल्फाज हमारे होंगे, लेटर हेड उनका होगा, वो प्रिंटर उनका होगा, बात हमारी होगी, कंफर्मेशन हमारे पास आएगी। मतलब वो गड्डी तू लवा दे, वो क्या गड्डी तू ले आते पेट्रोल में पवा दें दिया, उस तरह वाला चक्कर होगा। तो पैगाम आपका है लेकिन जाएगा उनके लेटर हेड से। और मज़े की बात है अल्फाज भी इस तरह के होंगे जैसे उन्होंने लिखे हैं। हमारे ऑडिटर्स आपसे ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने इतने पैसे देने हैं, तो आप काइंडली इस चीज़ का जवाब हमारे ऑडिटर्स को उनके एड्रेस पे जमा करा दें। और लेटर भी उनके हाथों से जाएगा, यानी उनके प्रोसेस के थ्रू जाएगा। उनके हाथों से मुराद ये कि हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। हमने खत की लिफाजी उन्हें बताई, अब हम देखेंगे सब पे प्रिंट वही हुआ है। खत भेजने से पहले हम उनका कंटेंट देख लेंगे, खत को फोल्ड होते हुए देख लेंगे, खत को लेटर बॉक्स तक जाते हुए देख लेंगे। असल में ऑडिटर की तरफ से ये ख्वाहिश है कि कंफर्मेशन इशू हो, लेकिन ऑडिटर के नाम से अगर लेटर जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि देखें ये तो फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। आप एक बैंक को खत लिख दें, आप किसी भी बैंक को खत लिख दें, आप कहें कि यूनिलीवर के आपने जो पैसे देने मुझे बता दो, मैं उनको ऑडिटर हूँ, बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो अगर यूनिलीवर बैंक को खत लिखे कि हमारे ऑडिटर ये पूछना चाह रहे हैं, उनको बता दें। तो इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है कि हमें क्लाइंट की ऑथराइजेशन चाहिए। ये ऑडिटर की एक लिमिटेशन है। आपको कोई भी काम करने के लिए क्लाइंट की ऑथराइजेशन चाहिए। आप कहते हैं मैं अचानक से इनके रहीम यार खान वाले डिपो पे छापा मारूंगा और देखूंगा वहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं पड़ी। आप वहाँ पहुँचे, गार्ड ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। भाई आप तो एक अननोन आदमी हो ना। अब आप जैसे ही वो कहोगे नहीं कंपनी वालों से पूछ लो, वो कहेंगे अच्छा जी आप बाहर खड़े हो, मैं पहले कंपनी से कंफर्म करता हूँ। कंपनी वालों से पूछेगा, वो कहेंगे ये कौन सा ऑडिटर आ गया। फिर वो ऑडिटर की फर्म से पूछेंगे, हाँ जी आप इस तरह से, उन्होंने कहा हाँ हमने सरप्राइज विजिट सोचा था। तो कहेंगे भाई हमें तो बता देते। तो उन्होंने कहा नहीं आपको इसलिए नहीं बताया कि फिर सरप्राइज विजिट ना रहता। तो उन्होंने कहा देखिए अब आपका ऑडिटर वहाँ पे ख्वार हो रहा है, वहाँ पे तो इस वक्त टीम मेंबर्स ही मौजूद नहीं है, आज का दिन तो हमारी छुट्टी थी, हमसे ही पूछ लेते, आपने बंदा ही रहीम यार खान भेज दिया। अब ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ बातें उन्हें बतानी पड़ेंगी, और जब बताएंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, इन्वेंट्री काउंटिंग वाले भी दिन तो अलर्ट होंगे, तो फिर तो प्रोसेस बेकार हो गया सारा। तो उस दिन तो अलर्ट होना चाहिए उन्हें। तो उस दिन अगर हमारी वजह से अलर्ट हो जाए तो फ़ायदा हमारा ही है, फाइनेंशियल अच्छे बन जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी उन्हें अलर्ट करना अच्छा होता है। तो ये ख़त तकरीबन जाता ऑडिटर की तरफ से, लेकिन कागजी एतबार से, एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से ये मैनेजमेंट के हाथों से रवाना होता है। ऑडिटर एहतियातन बस ये इंश्योर कर लेता है कि वो कोरियर वाले तक सही तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। कंपनी के नाम पे बिल कटता है, पैसे भी कंपनी वाले देते हैं। ऑडिटर बस ये देखता है कि मेरे पास पहुंचना चाहिए। तो ये तो अनरिलायबल हुआ ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन। रिलायबिलिटी की 5 जनरलाइजेशन याद है, ISA 500 ने बताया। एक्सटर्नल इंटरनल से मजबूत होता है, ये एक्सटर्नल है। रिटर्न ओरल से मजबूत होता है, ये रिटर्न है। ओरिजिनल फोटोकॉपी से मजबूत होता है, ये ओरिजिनल है। जो ऑडिटर खुद प्रोसीजर लगा के मालूम करे और जो उसको बताया जाए, तो ये खुद प्रोसीजर लगा के आप डायरेक्टली बाहर के बंदे से पूछ रहे हैं। 5वीं चीज़ उसमें होती है जहाँ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होते हैं, वहाँ एविडेंस मजबूत होता है। तो अगर आप ये भेजते वक्त के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देन अब रिस्पॉन्स का टाइम आ गया। अगर क्लाइंट ने आपको स्पेसिफिकली कहा कि जी ये आपने फलाना कस्टमर को नहीं भेजना, तो आपने ये पूछना है कि भाई क्यों नहीं भेजना। इसमें मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल है। मैनेजमेंट किसी एक आध कस्टमर से भी रिफ्यूज़ कर सकती है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को भी रिफ्यूज़ कर सकती है। तो किताब थोड़ा सा आगे इस पर डिबेट करती है कि अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज़ कर दे तो आप रीज़न्स पूछेंगे कि भाई आप क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हो। अगर उनकी रीज़न जस्टिफाइड है तो आप उनकी बात मान लेंगे, लेकिन बात मानने का ये मतलब नहीं है कि आप उस कस्टमर को वेरीफाई नहीं करेंगे। आप अल्टरनेट तरीके से, आपने कहा ये खत मुझे भेजने से क्यों मना किया, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट है जो हमारा क्लाइंट है और गवर्नमेंट कभी भी खत का जवाब नहीं देती। आपने कहा ये खत का जवाब क्यों नहीं देंगे, उन्होंने कहा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कैसे जवाब देगा, उसे पढ़ना ही नहीं आता। तो हो सकता है हम वेरीफाई करें तो पता लगे कि ये एक जेन्युइन एक्सक्यूज़ था, तो फिर हम उसमें अपने अल्टरनेट प्रोसीजर लगा के उस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ सही से हमें पता लग जाए। क्लियर?
अगर मैनेजमेंट का अनरीजनेबल रिफ्यूज़ल है और आपको ऑडिट एविडेंस किसी अल्टरनेट तरीके से मिल जाए तो अच्छा है, और ना मिले तो ये स्कोप लिमिटेशन काउंट होगी। खतों के अब आना शुरू हो गए जवाब। एक जवाब ये आ सकता है कि बैलेंस एग्री। जवाब आया, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से है। आप फ़ौरन से उस कागज़ को आग लगा देंगे कि ये तो एग्री करता है, इसकी क्या ज़रूरत। उसको कागज़ बनाएंगे क्योंकि ये भी एक एविडेंस है कि हाँ भाई एक बंदे ने कहा मैं एग्री करता हूँ। फिर कुछ ने कहा मैं एग्री नहीं करता, एक्सेप्शंस। जैसे आपको पता लगा, आपने कह दिया क्लाइंट से बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है, उसने झूठ बताया था मुझे। क्या डिसएग्रीमेंट का हमेशा मतलब है कि झूठ? नहीं। हो सकता है कि कंपनी की तरफ फिगर गलत लिखी हो सकता है लेटर में आपसे फिगर गलत लिखी गई हो सकता है उनसे पढ़ने में गलती हुई हो सकता है उनसे जवाब देने में गलती हुई हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस हो। आपने 30 जून को उनको चीज़ सेल कर दी, आपने ठग से उन्हें डेबिट कर दिया, उन तक माल पहुंचा 1 जुलाई को, उन्होंने उस दिन परचेज रिकॉर्ड की, तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। 30 जून पे आपका बैलेंस, उनके बैलेंस से फर्क। तो हर एक्सेप्शन मिस स्टेटमेंट नहीं होती, आप एक्सेप्शन के पीछे जाएं और देखें और उसको कंफर्म करने की कोशिश करें। अगर वो मिस स्टेटमेंट है तो फिर ओपिनियन खराब करने की तरफ जाएं, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियलिटी। फिर अगर जहाँ रिप्लाई नहीं आया, आप पीछे पड़ेंगे क्यों नहीं आया। नेगेटिव कंफर्मेशन में खुश हो जाएं और पॉजिटिव में पीछे पड़ जाएं कि भाई क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा, कब आएगा। अगर आपको रिलायबिलिटी पे डाउट है किसी भी रिस्पॉन्स की, तो आपने एक दफ़ा देखना है कि ये किन हाथों से आ रहा है, इसका क्या सोर्स है, उसको और अल्टरनेट तरीके से वेरीफाई करना है। जब तक आपको कंफर्म ना हो, जब तक तसल्ली ना हो कि ये रिस्पॉन्स सही है, तब तक आपने आगे नहीं चलना। और अगर एक रिस्पॉन्स गलत लग रहा है तो फिर आपने देखना है कि क्या बाकी रिस्पॉन्स कितने ठीक हैं। एक रिस्पॉन्स में आपको लगा साइन 2 नंबर हुआ है, तो आपको जब भी शक होगा तो आप कुछ और रिस्पॉन्सेज भी देखें कि उसके साइन के ऊपर अब आपको शक होना चाहिए या नहीं। तो अगर एक जगह भी गड़बड़ मिली तो उसकी वजह से पूरे सिस्टम पे आपका ट्रस्ट थोड़ा सा आउट हो जाता है, तो आपको रीअसेस करनी पड़ेगी अपनी जो रिस्क असेसमेंट है। सारे रिस्पॉन्सेज आ गए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा लिए, जो जो नहीं मिले थे उसको कंफर्म कर लिया। अब आपने एक समरी बनानी है। समरी ये बनाएंगे कि जी हम लोगों ने इतने खत भेजे थे, 700 खत भेजे थे, इनमें से 500 ने जवाब दे दिया सब ओके है, 50 अभी तक आए नहीं हैं। इतनों ने कहा था मसला है, लेकिन हमने जब रिकनसाइल किया तो वो टाइमिंग डिफरेंस था, इतने असल में मसले थे। और अब अल्टीमेटली हमारे 700 के सैंपल में तकरीबन 4 ऐसे डेटर्स का इतना बैलेंस ऐसा है जो गड़बड़ है। फिर आप उसको प्रोजेक्ट करके देखेंगे कि अगर 700 में से इतने का मसला है तो 7000 में से कितने का मसला हो सकता था। या यूँ समझे कि मैंने 25 लाख के डेटर से वेरिफिकेशन की और उसमें मुझे मसले नज़र आ गए 1 लाख रुपए के। तो अगर मैंने 1 करोड़ के डेटर्स को भेजा होता तो अकॉर्डिंगली मेरी उतनी परसेंटेज 4-1 लाख के मसले होते, तो फिर मैं देखूंगा मेरी मेटीरियलिटी तो नहीं हिट हो रही। तो ये एक ओवरऑल एक्सटर्नल कंफर्मेशन से रिलेटेड आपके प्रोसीजर्स होते हैं जो आप लगा रहे होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? अब वही बात है कि स्टैंडर्ड के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली बात है। अगर हम उसको लेके आएँ, एक तो नमाज का भी वक्त, और दूसरा फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड शुरू कर दिया तो आप पास पेपर से भाग जाएंगे। कौन सा है? तो 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो वो कोई बात नहीं, हमारे पास कल का संडे का दिन तो है, कल तो आप कफन बांध के आएंगे, कल तो दूसरा सेशन ही नहीं है, कल हम ही हम हैं, कल सिर्फ हमारी क्लास है जी। 4 बजे होगी, लेकिन ख़त्म होने का कोई टाइम डिफाइंड नहीं है। वो जो है वो मतलब इखलाकी तौर पे मैंने कागज़ पे 7.5 लिख दिया था, लेकिन वो मतलब सिर्फ इखलाकी तौर पे लिखा था जी। कल हमने करना क्या है? कल हमारा टारगेट है रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल्स, यानी कि जो हमारा पहले सेशन का टारगेट है वो है कंट्रोल्स, 4 से 6 कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में 2 चैप्टर आते हैं, इंटरनल कंट्रोल सीधा सा चैप्टर है, सिंपल सी बातें हैं। फिर एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला चैप्टर है। कंट्रोल्स पढ़ने के बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें भी हम ये फलूदा रस्फ्यूकी टाइप की साइंस करेंगे। तो ये 2 चीज़ें कवर करेंगे, फिर ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद फिर हमारा होगा रिस्क असेसमेंट चैप्टर नंबर 3, हमारी किताब का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो वो हम रिस्क असेसमेंट का कवर कर रहे होंगे, और फिर जब बच जाएगा तो ये जो एक आध छोटी मोटी चीज़ बीच में मिस हो गई 520, इन सारी रिवीजन क्लासेस में अगर कोई काबिल ज़िक्र चीज़ हमने छोड़ी है तो वो 530 है, सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड। एक 230 डॉक्यूमेंटेशन है, वो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, वो छोटी सी चीज़ है। यानी कि अगर मुझे बाय द एंड ऑफ रिवीजन क्लास अगर कोई दुख होगा तो वो ये होगा कि सैम्पलिंग का लेक्चर बस हमारा मिस हुआ। तो भी कल कर लेंगे सर। अगर कल आप लोग मूड में हुए तो वो भी कर लेंगे। असल में ये आज तो आप कह रहे हैं, कल डे एंड पे आपने अपना मूड रीवैल्यूएट करना है। मैं तो बैठा हुआ हूँगा, मुझे तो आप कहेंगे तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा।
रिफ्रेशमेंट जो आप लोग पैसे जोड़ के जो भी मतलब हमारे पास तो इधर कैंटीन ही नहीं है। हम तो इस वक्त वो क्या वो हाँ मतलब वो कौन सी हालत होती है कि किससे गुजर रहे हैं वो जो लोग जो है वो बल्कि उजड़े हुए होते हैं जो कि, तो इस वक्त तो बिल्कुल ही आपको पता है कि कैंपस जगह जगह से जो है वो उसमें सुराख हुए हुए हैं। ये देखें कैंपस हमारा डायरेक्ट बाहर जाने का रास्ता मतलब इस वक्त कैंपस के ये हालात हैं, अभी हमने जगह जगह दीवारें लगानी है, बड़े सारे और काम करने, चेक करें मतलब ये सीधा रास्ता बाहर को जाता है। तो मतलब एम दरवाज़ा लगाया है, यहाँ से रास्ता दे देते, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस तरह की गुर्बत ज़दा कैंपस जो अभी बेचारा 8 तश्कील से गुजर रहा है, जिसने मार्च की 27 को जाके क्लासें करनी है और हमारा टारगेट है उससे पहले हमने कैंपस को खूबसूरत करना है, जिसका फर्स्ट फ्लोर अभी तक नहीं इस्तेमाल हो पाया, पीछे वाली जगह अच्छी खासी खाली पड़ी है, खर्च करने से आता है ये। अब आपने तजर्बा करना है कल। असल में बात यह है कि कल संडे है, संडे को पहले ही यहाँ पे ना सिलेक्टेड स्टाफ होगा, तो अगर आप में से कोई सपोर्ट करने को तैयार हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि किसी ब्रेक में, ये जो जैसे 6 बजे वाली ब्रेक होती है, इस ब्रेक में जो है वो हम फिर आप में से 2 बंदों की कमेटी बना देंगे, वो जाके जहाँ से सस्ते टिक्की पैक मिलते हैं, बिस्किट के टिक्की पैक नहीं होते, 3-3 4-4 बिस्किट होंगे तो वो हर रो में एक टिक्की पैक आ जाएगा, सारे लोग उसमें से एक बिस्किट निकाल लेंगे। चेक करें, मैं तो मेटीरियलिटी को और नीचे ले गया। तो खैर कल इस पर वो कर लेंगे कि अगर चाय में आप इंटरेस्टेड हैं, चाय पता नहीं यहाँ आसपास से ही इधर है ठीक है। तो अगर तो आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड पर्सन हुए और बंदों की कमेटी बन गई तो हम उन्हें पैसे दे देंगे, लेकिन अगर उसके बाद वो कभी वापस ही ना आए भाई की चाबी ले लेते पहले, ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं है। असल में ना हमारी फील्ड में कब तक भागेगा, कहीं तो उसने आ जाना है, और कुछ नहीं ना तो किसी टाइम पे 7-8 साल बाद आके कहेगा सर मेरा पेपर पास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है उस दिन की आ लगी हुई है ऐ पढ़ो पैसे, ऐ पढ़ो इंटरेस्ट दुआ कर दो मेरा पेपर निकल जाए। तो टीचर के तो पैसे वैसे ही नहीं मार सकते, ये तो जो है ना मतलब शराब मिलता है। ठीक है जी, तो कल फिर कर लेते हैं, कुछ खाने पीने का भी कर लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा इसी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। नहीं तो फिर एंड पे रखिए ना, ऐसा ना हो कि आप 6 सवा 6 बजे खा खू के गायब हो जाए। चेक करें, नहीं रेगुलर बैच वालों का तो एक हाइट ही फंसी हुई है ना, वो तो मतलब फरवरी पूरा हमारे पास टाइम है ना, 28 फरवरी तक, जब वो सीज़न ख़त्म हो जाए एडमिशन का, जब हमें ये हो कि अब कॉलेज के बच्चों को, एक कॉलेज के बच्चों को कहीं और खाना खिलाना गलत नहीं समझा जाएगा, तब हम वो कर लेंगे। अखलाकियात भी तो बीच में फंसी हुई है ना। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। कल इंशाल्लाह ताला कल ज़रा माइंड बना